आज के व्याख्यान की शुरुआत मैं अपने व्यक्तिगत परिचय से करना चाहूँगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग जयपुर से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और वहाँ प्रोफेसर के पद पर मैंने काम किया है। आज हमारे अध्ययन का विषय आइए रिचर्ड्स के काव्य सिद्धांतों का अध्ययन करना है। आइए रिचर्ड्स का समय 1893 से 1979 तक का है। 20वीं शताब्दी की अंग्रेजी आलोचना में आइए रिचर्ड्स का नाम काफ़ी आदर के साथ लिया जाता है। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इथिकल साइंस यानी आचार विज्ञान पे स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ एस्थेटिक्स से उन्हें काव्यशास्त्र पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया और इस दौरान वहाँ प्राप्त हुए अनुभव उनके काव्य सिद्धांत के निर्धारण करने में एक प्रतिभान के रूप में भूमिका अदा करते दिखाई देते हैं। उनकी पहली किताब 1922 में सौंदर्य शास्त्र पर प्रकाशित हुई, जिसका नाम था फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, जिसे उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन के दो मित्र C.K. ऑगडन और जेम्स वुड के सहयोग से लिखा था। इस पुस्तक में रिचर्ड्स ने सौंदर्य की सत्ता को वस्तुनिष्ठ न मानकर आत्मनिष्ठ माना था। अभिप्राय यह है कि सौंदर्य की सत्ता किसी वस्तु या किसी चीज में निहित न होकर देखने, पढ़ने और समझने वाले की बुद्धि, विवेक और आत्म प्रतिक्रियाओं के ऊपर निर्भर करता है, जिसे अगर कीट्स की शब्दावली का उपयोग करें तो कह सकते हैं कि सौंदर्य देखने वाले या पढ़ने वाले की आँख में निहित होता है। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। यह फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स नाम की किताब का मूलाधार है। 1923 में उन्होंने C.K. ऑगडन के सहयोग से एक किताब लिखी, द मीनिंग ऑफ मीनिंग यानी अर्थ का अर्थ। इस पुस्तक में उन्होंने भाषा के दो रूपों की चर्चा की, रागात्मक भाषा, तथ्यात्मक भाषा, जिसे उन्होंने इमोटिव यूज ऑफ पोएट्री कहा, और एक्सप्लेनेटरी यूज ऑफ लैंग्वेज कहा। इन दो रूपों के विभाजन का उद्देश्य काव्य भाषा को सामान्य विज्ञान की भाषा से अलगा कर देखना था। उनका कहना यह है कि कविता की भाषा इलॉजिकल होती है, जिसे हम अतार्किक भाषा कहते हैं, जबकि समाज विज्ञान और विज्ञान की भाषा तार्किक होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि काव्य कला या यूं कहें कि कविता का भेद और विज्ञान के साथ उसका अंतर एक भाषाई आधार पर भी होता है। इसे यूं समझ सकते हैं कि कविता में इलॉजिकल मीनिंग जो है, कविता में जो अर्थ का संग्रहण होता है, वह काव्य न्याय के आधार पर ही संभव है। निराला जी की शक्ति पूजा की एक पंक्ति है, पड़ गए अवनी पर राम के नवनीत चरण। मक्खन की तरह पांव जमीन पर पड़ गए। अब अगर इसमें तर्क का संधान करेंगे तो पांव का मक्खन होना तार्किक दृष्टि से संभव नहीं लगता, लेकिन काव्य न्याय के आधार पर यह अर्थ निकाला जा सकता है कि कवि का उद्देश्य वहाँ पांव की कोमलता की ओर संकेत करना है। ठीक वैसे ही विज्ञान में तापमान को नापने के लिए तापमापक यंत्र होते हैं और वह यंत्र यह बताता है कि आज दिन का तापमान कितना रहा है। लेकिन काव्य और साहित्य में भाषा के रागात्मक प्रयोग और अतार्किक अर्थ के न्याय से विज्ञान के द्वारा भाषा को उपयोग में लाए जाने वाली प्रणाली भिन्न होती है। निराला जी ने लिखा,
कर भस्मीभूत समस्त विश्व को एक शेष, उड़ रही धूल नीचे अदृश्य हो रहा देश। यह वनबेला की पंक्ति है। निराला जी ने इन पंक्तियों में गर्मी की दोपहरिया का चित्रण किया है। कर भस्मीभूत समस्त विश्व, गर्मी के कारण पूरी दुनिया आग के की तरह जल रही है। कहने का मतलब यह है, आइए रिचर्ड्स जब मीनिंग ऑफ मीनिंग में भाषा के रागात्मक प्रयोग और भाषा के तथ्यात्मक प्रयोग के बीच फर्क करते हैं, तो उनका उद्देश्य सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की भाषा से काव्य की भाषा को अलग करके देखना है और उसकी विशिष्टता को प्रतिपादित करना होता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि ज्ञान दोनों ही मार्फतों से प्राप्त होता है, भाषा का दोनों ही रूप ज्ञान देता है। लेकिन कविता और कला में जहाँ भाषा एट द लेवल ऑफ सीइंग, फीलिंग एंड परसीविंग, जिसे इंद्रिय बोध के स्तर पर ज्ञान देना कहते हैं, वहीं विज्ञान में भाषा तर्क के आधार पर, स्ट्रिक्ट अवधारणाओं के आधार पर हमें किसी चीज से परिचित कराता है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण खोज थी जिसे मीनिंग ऑफ मीनिंग में आइए रिचर्ड्स दिखाने में सफल हुए थे। 1929 में उनकी दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में आइए रिचर्ड्स ने अपने ही द्वारा निर्मित प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के सिद्धांतों को व्यावहारिक विश्लेषण में उपयोग किया। यह प्रयत्न कुछ उसी तरह से था जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोकमंगल की सिद्धावस्था और साधनावस्था जैसे सैद्धांतिक आधार पर सूर और तुलसी के काव्य का विश्लेषण प्रस्तुत किया था। सूर और तुलसी पर लिखी गई उनकी आलोचना व्यावहारिक आलोचना है, जिसमें उन्होंने तुलसीदास को प्रयत्न पक्ष का कवि माना था और सूर को आनंद पक्ष का कवि माना था। वहाँ पर एक में जहाँ संघर्ष पक्ष प्रधान है, वहीं दूसरे में उपभोग पक्ष की प्रधानता दिखाई पड़ती है। सन 1926 में आइए रिचर्ड्स की एक और महत्वपूर्ण पुस्तक साइंस एंड पोइट्री प्रकाशित हुई। 1936 में उन्होंने द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक लिखा। लेकिन आइए रिचर्ड्स को प्रसिद्धि उनकी दो पुस्तकों के आधार पर ही मिली। पहला था प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और दूसरा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। आइए रिचर्ड्स को इन दो पुस्तकों को लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने इन पुस्तकों को क्यों लिखा? रिचर्ड्स से पूर्व एक आलोचक हुए थे थॉमस लव पीकॉक। 1820 में प्रकाशित इस पुस्तक में थॉमस लव पीकॉक ने द 4 एजेस ऑफ पोइट्री लिखा और इसमें उन्होंने आधुनिक सभ्यता की परम उपलब्धियों के दौर में साहित्य और कविता की अनुपयोगिता को सिद्ध करने का प्रयास किया। उनका दावा था कि आज जब समाज को, जमाने को, समय को समझने और जानने के कहीं बेहतर, समुन्नत और परिष्कृत साधन उपलब्ध हैं, वैसी स्थिति में काव्य और कला की आवश्यकता क्या रह गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कवि जो हैं वो अंतर्गुहावासी होते हैं, वो आदिम समाज में रहते हैं, वे कल्पना जीवी होते हैं, इसलिए सत्य के साथ उनका वास्ता हो नहीं सकता, वह एक बर्बर समाज में रहने के ही योग्य होते हैं। कुछ ऐसी ही चुनौती एक दौर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सामने थी जब उन्होंने कविता क्या थे लिखा है। आचार्य शुक्ल के सामने भी ये चुनौती थी कि विज्ञान के बढ़ते हुए प्रभाव से कविता और कला की रक्षा कैसे की जाए और कविता के हितों की सुरक्षा के लिए कौन से उपाय किए जाए। इसके लिए उन्होंने मनोविज्ञान का धरातल चुना और इस बात का जवाब देने में सफल हुए कि जैसे जैसे मनुष्य की आत्मा पर सभ्यता के परत जमते चले जाएंगे, वैसे वैसे मनुष्य को उसकी प्रकृतस्थ अवस्था में लाने के लिए काव्य और कला की आवश्यकता बढ़ती जाएगी।
शुक्ल जी और रिचर्ड्स में समानता यह है कि दोनों ने आधुनिक मनोविज्ञान को आधार बनाकर अपने काव्य सिद्धांतों का निरूपण किया है। हम सब जानते हैं कि आधुनिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने आधुनिक ज्ञान के सभी मोर्चों पर अपनी सत्ता को स्थापित किया है। क्या अर्थशास्त्र, क्या राजनीति शास्त्र, क्या धर्मशास्त्र, क्या रसायन शास्त्र, समाज शास्त्र और क्या साहित्य और कला। ज्ञान का शायद ही कोई क्षेत्र हो जो विज्ञान के प्रभाव से अछूता रहा हो। कहने की जरूरत नहीं, विज्ञान के इस बढ़ते प्रभाव का पूरा उपयोग आई रिचर्ड्स ने अपनी दो महान कृतियों, दो बड़ी कृतियों, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में उपयोग किया। और उन्होंने साहित्य समालोचना के लिए साहित्य और कला के समक्ष विज्ञान ने जो चुनौतियां प्रस्तुत की थी उससे निपटने के लिए स्वयं विज्ञान के धरातल पर खड़ा होकर उन्हें जवाब देने, उन्हें चुनौती देने की कोशिश की। और इस प्रक्रिया में उन्होंने पिछली सदी के तीसरे दशक में आधुनिक मनोविज्ञान को अपनी विश्लेषणात्मक पद्धति का आधार बनाया और उस पर विचार करना प्रारंभ किया। रिचर्ड्स ने सबसे पहले अपने समय और उससे पूर्ववर्ती आलोचना के सिद्धांतों में छाए हुए धुंध और झाड़ झंखाड़ को साफ करने की कोशिश की। यह कुछ उसी तरह का कृत्य था जिससे कि साहित्य की आलोचना को एक स्वतंत्र वैज्ञानिक शाखा के रूप में स्थापित करने में मदद मिलती थी, क्योंकि आई रिचर्ड्स की दृष्टि में बहुत कुछ धुंधलापन इस कारण भी पैदा हो चुका था क्योंकि आलोचना के नाम पर बहुत सारे अप्रासंगिक मंतव्यों को, परिभाषाओं को, विचारों को लागू कर दिया जाता था और उसे साहित्य की आलोचना मान ली जाती थी। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के पहले ही अध्याय में, जिसका शीर्षक है द केओस ऑफ क्रिटिकल थियरीज, इसमें उन्होंने एक बात कह के सबको चौंका दिया कि आज तक की जो आलोचना प्रणाली है वह एक तरह से निरर्थक और झाड़ झंखाड़ से भरी हुई है। इससे पहले कि मैं आई रिचर्ड्स के अन्य सिद्धांतों का विश्लेषण करूं, मैं जो दायित्व आई रिचर्ड्स ने आलोचना की सफाई के लिए स्वीकार किया था, जो चुनौतियां उनके सामने थी, उन्हें आपके समक्ष उन्हीं के शब्दों में पढ़ने की अनुमति चाहूंगा। उन्होंने लिखा कि वे यानी आज तक की साहित्यिक आलोचना कुछ अनुमान हैं, कुछ ताड़नाएं हैं, कुछ तीक्ष्ण और पृथक विचार हैं, कुछ चमत्कारी कल्पनाएं हैं, बहुत कुछ वक्तृता और व्यावहारिक कविता के समान है, असंख्य स्पष्टताएं हैं, अत्यंत अंधविश्वास है, पूर्वाग्रह हैं, मन की लहरें और तरंगे हैं, उसमें रहस्यवाद की प्रचुरता है, कहीं कुछ वास्तविक कल्पना है तो कहीं बिखरी हुई अंतः प्रेरणा है, अर्थगर्भित संकेत है और दिशाहीन रूपरेखाएं हैं। ये सब तत्व जिनके एकीकरण को हम बिना अतिशयोक्ति के दिवंगत आलोचना का सूत्र कह सकते हैं। रिचर्ड्स ने आलोचना के नाम पर प्रचलित वाक स्फीति का स्पष्ट विरोध किया। ऐसी ही चुनौती आचार्य शुक्ल के समक्ष भी थी। उनके समय और उनसे पूर्व लिखी जाने वाली
हिंदी आलोचना का एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, जो प्रसाद के विषय में किसी आलोचक ने लिखा था। उन्होंने बताया कि शांत गंभीर सागर जो अपने आकुल तरंगों को दबाकर धूप में मुस्कुरा उठता है, अथवा गहन आकाश जो झंझा और विद्युत को हृदय में समाकर चांदनी की हंसी हंस रहा है, ऐसा ही कुछ व्यक्तित्व था कवि प्रसाद का। अब इस तरह की वाक स्फीति से न तो प्रसाद के साहित्य को समझने में कोई मदद मिलती है और न प्रसाद के रचनात्मक व्यक्तित्व को। ठीक इसी तरह से आइए रिचर्ड्स के समक्ष भी वाक स्फीति और निरर्थक शब्दों का घालमेल आइए रिचर्ड्स को बहुत खटकने वाली थी, इसलिए उन्होंने उस आलोचना को झाड़ झंखाड़ कहा था। इससे पहले रिचर्ड से पहले यद्यपि टी.एस. एलियट हुए थे और उन्होंने भी कविता को कविता के रूप में यानी पृष्ठ पर अंकित शब्दों की कला के रूप में पढ़ने की सिफारिश की थी, किसी अन्य रूप में नहीं। किंतु रिचर्ड्स की तरह टी.एस. एलियट ने मनोविज्ञान का सहारा लेकर कविता की अपरिहार्यता, आधुनिक युग में उसकी उपादेयता को प्रमाणित नहीं किया था। किंतु उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, टी.एस. एलियट बाद में चलकर धर्म को अपना लिया था। धार्मिक इस एटीट्यूड को उन्होंने अपना लिया और कहा कि मैं साहित्य में शास्त्रीय हूँ, राजनीति में यथास्थितिवादी हूँ, रॉयलिस्ट हूँ, लेजिटिमिस्ट हूँ और साथ ही धर्म के मामले में एंग्लो कैथोलिक है। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि वह साहित्य में क्लासिक के समर्थक हैं, शास्त्रीयता के, शास्त्रीयवाद के समर्थक हैं, राजनीति में राजसत्तावादी हैं, पॉलिटिकल लेजिटिमिस्ट हैं और धर्म में एंग्लो कैथोलिक है। इसकी परिणति रोमांटिक कविता के विरोध में हुई, जहां उन्होंने बताया कि प्याज के छिलके की तरह बुद्धि और हृदय का अलगाव हो चुका है, इसलिए रोमांटिक कविता कोई कायदे की कविता नहीं है। किंतु कृति को स्वायत्त मानते हुए भी आइए रिचर्ड्स ने उस समय के प्रचलित समस्त आलोचना सिद्धांतों को त्रुटिपूर्ण एवं असंगत ठहराया, क्योंकि साहित्य की आलोचना में साहित्येतर अनुषंगों को वे सही नहीं मानते थे। रिचर्ड्स ने दूर देकर कहा कि आज तक की आलोचना प्रणाली किसी भी रचना में उन्हीं अनुषंगों का सर्वाधिक निषेध करती है, सर्वाधिक उपेक्षा करती है जिन अनुषंगों के उद्घाटन का वह दावा प्रस्तुत करती है। रिचर्ड्स ने आलोचना के पुराने सिद्धांतों के आधार को एकदम अस्वीकार कर दिया। उन्होंने जीवनानुभूति एवं काव्यानुभूति के बीच के अलगाव को स्वीकृति दिलाने वाले स्पिनगार्न एवं डॉक्टर ब्रेडले के आलोचना सिद्धांत को नहीं माना। क्रोचे के कला के लिए के सिद्धांत का खंडन किया और सर्वोपरि रूप से कांट के फैंटम स्टेट ऑफ एस्थेटिक डिलाइट यानी सौंदर्यानुभूति की ऐन्द्रजालिक परिस्थिति को भी नहीं माना। कहने का मतलब यह है, कांट यह मानते थे कि सौंदर्यानुभूति एक ऐसी अनुभूति, एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो पाठक को, रचनाकार को या दर्शक को अपने में इस तरह से सूख लेता है कि वह पूरी तरह से अपने चहुओर की दुनिया से कटकर नितांत आत्म केंद्रित हो जाता है। और इसी कांट ने फैंटम स्टेट ऑफ एस्थेटिक डिलाइट यानी सौंदर्यानुभूति की एक ऐन्द्रजालिक परिस्थिति बताया। आइए रिचर्ड्स ने जीवनानुभूति और कलात्मक अनुभूति के इस गजदंती अलगाव को अस्वीकार किया और उसका खंडन मनोविज्ञान के आधार पर करते हुए अपने जिस नए सिद्धांत की नींव रखी, उसका नाम मूल्य सिद्धांत है। मूल्य सिद्धांत का उद्देश्य यूं कहें
कि आइए रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत के मूल में उसका उद्देश्य मनुष्य की अधिकतम चित्तवृत्तियों में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करना है। इससे मनुष्य का परिष्कार, मनुष्य के मन का परिष्कार और उसमें सुख और शांति की अवस्थिति स्थापित होती है। उनका कहना है कि कोई कविता उसी अनुपात में मूल्यवान है जिस अनुपात में वह मानव मन की ऐसना, संवेग, इच्छा या चित्तवृत्ति, इसे आप चाहें तो इंपल्स कह सकते हैं, के बीच संतुलन और सामंजस्य स्थापित करती है। और इन चित्तवृत्तियों के बीच संतुलन और सामंजस्य स्थापित होने के दौरान जो अनुभूति होती है वही वास्तविक सौंदर्यानुभूति होती है, क्योंकि उस संतुलन और सामंजस्य से ही मनुष्य के मन में सुख और चैन और शांति स्थापित होती है। आइए रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत इस बात पर टिका है कि आधुनिक औद्योगिक भौतिक सभ्यता ने मनुष्य की इच्छाओं का अभूतपूर्व विस्तार किया है और इसके परिणाम स्वरूप वे इच्छाएं परस्पर संतुष्टि के लिए द्वंद्वरत होती हैं। कुछ इच्छाएं पूरी होती हैं, कुछ इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं, कुछ इच्छाएं तृप्त रहती हैं, कुछ इच्छाएं अतृप्त रह जाती हैं। अतृप्त इच्छाओं से असंतोष पैदा होता है, तृप्त इच्छाओं से संतोष पैदा होता है। तृप्त इच्छाओं को उन्होंने एपिटेंसी कहा, जिससे कि हमें संतोष प्राप्त होता है। अतृप्त इच्छाओं से जो अनुभूति होती है वह असंतोष की अनुभूति होती है, उसे उन्होंने एवर्सन कहा। दोनों में निरंतर द्वंद्व और तनाव बना रहता है, क्योंकि मानव मस्तिष्क इच्छाओं का, संवेगों का, इंपल्स का, ऐसणाओं का, आप चाहें तो उसे कोई भी नाम दे दे, निरंतर एक सामुच्य है और उन इच्छाओं और ऐसणाओं में निरंतर संघर्ष और द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है। इस द्वंद्व और तनाव में मनुष्य की मन की शांति नष्ट होती है और यही नष्ट होने के कारण, वह संतुलन न बन पाने के कारण हमारे जीवन में दुख स्थापित होता है। अब परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में सुख, चैन और शांति की कमी होती है और बहुत हद तक आधुनिक समाज में जो मानसिक विक्षोभ की स्थिति दिखाई देती है, जो पागलपन की स्थिति दिखाई देती है, वो मानवीय इच्छाओं के अतृप्त रह जाने के कारण उनके बीच एक आदर्शपूर्ण संगति, संतुलन और सामंजस्य स्थापित हो पाने की कमी के कारण ही पैदा होती है। रिचर्ड्स कहते हैं कि हमारे लिए कोई भी चीज मूल्यवान हो सकती है यदि वह हमारी किसी इच्छा को संतुष्ट करती है, बशर्ते कि वह अपनी तरह या अपने से अधिक मूल्यवान किसी अन्य इच्छा को असंतुष्ट न करे। सभी इच्छाओं की संतुष्टि एक आदर्श स्थिति है। मनुष्य के मन में जितनी भी इच्छाएं हैं वो सभी संतुष्ट होकर तृप्त हो जाएं और सारी इच्छाओं में संतुलन और सामंजस्य स्थापित हो जाए, यह आदर्श स्थिति है। लेकिन व्यवहार में यह असंभव है। इसलिए रिचर्ड्स एक ऐसी मनोव्यवस्था की तलाश में है जिसमें अधिकतम इच्छाएं संतुष्ट हों और न्यूनतम इच्छाएं असंतुष्ट हों। ऐसे में इच्छाओं के बीच जो संतुलन और सामंजस्य कायम होता है उससे प्राप्त होने वाला अनुभव मूल्यवान होता है, क्योंकि उसी से जीवन में सुख कामनावाद की स्थापना होती है। दरअसल आप विचार करें तो पाएंगे कि आइए रिचर्ड्स ने मनोविज्ञान के जिस आधार पर अपने आलोचना सिद्धांत का, मूल्य सिद्धांत का महल खड़ा किया है, उसका स्रोत बेंथम का उपयोगितावादी दर्शन है, जिसका कि
आदर्श था अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। किंतु चित्तवृत्तियों में, मनुष्य की इच्छाओं में, ऐसणाओं में, इम्पल्सेस में संतुलन और सामंजस्य का मसला इतना आसान नहीं है। हर संतोष के साथ एक असंतोष जुड़ा हुआ है, एक तोष के साथ एक क्षोभ उससे जुड़ी हुई है। एक की समस्या हल हुई नहीं कि दूसरे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसे यूं समझे कि अगर टेप रिकॉर्डर में हमें किसी की आवाज को टेप करना है तो हम टेप और ऑन का बटन दबाते हैं, तो ब्लू बटन नीचे दब गया। जैसे ही हम उसे बंद करते हैं वैसे ही ऑफ का बटन दबाते ही वो दोनों बटन ऊपर उठाते हैं। ठीक इसी तरह से मानव मन में भी है। जैसे ही एक इच्छा संतुष्ट हुई नहीं कि दूसरी इच्छा अपनी संतुष्टि के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर देगी। आप एक सरल और स्पष्ट उदाहरण लें। अगर एक कोट खरीदने की जरूरत जाड़े के दिनों में पड़े और उसे हम लेने के लिए किसी दुकान पर जाते हैं, कोट लेने के बाद यह अनुभूति होती है कि एक नेकटाई भी होती तो बड़ी अच्छी बात होती। कोट की आवश्यकता और इच्छा की पूर्ति हुई नहीं कि नेकटाई की इच्छा पैदा हो गई। चलिए नेकटाई भी खरीद लिया, लेकिन तब दूसरी इच्छा उससे पैदा ये हुई कि नया कोट, नई नेकटाई, लेकिन कॉलर हमारे शर्ट का फटा हुआ है, तो एक कॉलर, एक नई कमीज भी खरीद ले। और इस तरह से जैसे ही एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। अब ऐसी परिस्थिति में तोष के साथ क्षोभ का जुड़ा होना और सारे क्षोभों को तोष में रूपांतरित हो जाना एक कठिन और एक जटिल प्रक्रिया है। रिचर्ड्स ने इस समस्या का समाधान यह कह के दिया कि अगर का नामक इच्छा या चित्तवृत्ति के संतुष्ट न होने से 5 इच्छाओं में क्षोभ पैदा होता है, असंतोष पैदा होता है, तो वह ख नामक कृति से, ख नामक इच्छा से अधिक महत्वपूर्ण है, जिसके संतुष्ट न होने से 4 ही में असंतोष पैदा होता। और इस तरह से रिचर्ड्स एक पेचीदा अंकगणित का निर्माण करते हैं। यूं कहें कि चित्तवृत्तियों में संतुलन और सामंजस्य का मामला एक अत्यंत जटिल और पेचीदा प्रक्रिया है, जिसे कि एक सरलीकृत तरीके से आइए रिचर्ड्स यह कहकर सुलझाना चाहते हैं कि अगर किसी इच्छा विशेष के संतुष्ट न होने से 5 इच्छाओं में असंतोष पैदा हो जाता है, तो सबसे पहले उस इच्छा की संतुष्टि जरूरी है, बशर्ते कि किसी अन्य दूसरी इच्छा के जिसके संतुष्ट न होने से 4 ही इच्छा में असंतोष पैदा होता। रिचर्ड्स की दृष्टि में वही संतुलन श्रेष्ठ और आदर्श है जिसमें मानवीय संभावनाएं कम से कम नष्ट होती है। लेकिन यह मानवीय संभावनाएं क्या हैं, रिचर्ड्स ये कहीं नहीं बताते। उसके बारे में उन्होंने कहीं कोई व्याख्या प्रस्तुत नहीं की है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में उन्होंने जहां कहीं कुछ अज्ञात कवियों की कविताओं को आधार बनाकर चित्तवृत्तियों में संतुलन और सामंजस्य के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप से घटित करने की कोशिश की है, वहां पर उनका उद्देश्य एक सरलीकृत ढंग से अपने प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में चित्तवृत्तियों में संतुलन और सामंजस्य के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की एक व्याख्या करना भर है। तो लेकिन
अपनी इस न्यूनता के बावजूद चित्तवृत्तियों में संतुलन और सामंजस्य के आधार पर आइए रिचर्ड्स के द्वारा किया गया काव्य का द्विविभाजन महत्वपूर्ण है। अधिकाधिक चित्तवृत्तियों में संतुलन और सामंजस्य कायम करने वाले काव्य को आइए रिचर्ड्स पोइट्री ऑफ इंक्लूजन यानी अंतर्वेशी काव्य कहते हैं। थोड़ा ठहर कर मैं उसकी व्याख्या करूंगा। पहले यह समझ लेना बहुत आवश्यक है, चित्तवृत्तियों में संतुलन और सामंजस्य के आधार पर आइए रिचर्ड्स दो तरह के काव्य बताते हैं। एक तो पोएट्री ऑफ इंक्लूजन यानी अंतर्वेशी काव्य। अंतर्वेशी काव्य वह काव्य है जिसमें परस्पर विरोधी चित्तवृत्तियों और मानवीय संवेगों के बीच संतुलन और सामंजस्य कायम किया जाता है और इस कारण उसमें जटिलता और उसमें गंभीरता होती है। दूसरी तरह का काव्य उन्होंने बताया पोएट्री ऑफ एक्सक्लूजन यानी अपवर्जी काव्य। जो अंतर्वेशी काव्य है उसकी तुलना में इकहरा और सरल होता है। अंतर्वेशी काव्य जहां अपनी आंतरिक संरचना में विभिन्न प्रकार की चित्तवृत्तियों के बीच संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने के कारण जटिल और गंभीर होती है, उसमें द्वंद्व और तनाव की स्थिति होती है, वही अपवर्जी काव्य अपने तमाम विरोधी भावों का तिरस्कार या निषेध करता है। उसकी अन्विति इस बात पर कायम होती है कि उसमें एक खास भाव को, एक खास चित्तवृत्ति को, एक खास संवेग को ही आधार बनाकर और उसकी पूर्ण स्वायत्तता की रक्षा करने के लिए उन तमाम अनुषंगों का निषेध कर दिया जाता है। इसलिए उसमें इकहरापन होता है। रिचर्ड्स की दृष्टि में पोएट्री ऑफ इंक्लूजन अंतर्वेशी काव्य विभिन्न चित्तवृत्तियों और विसंवादी संवेगों के बीच संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने के कारण जटिल होता है और इसी कारण वह श्रेष्ठ होता है। और इस तरह से आइए रिचर्ड्स ने सरल, इकहरी और एक पक्षीय कविता की तुलना में जटिलता को, कविता को गुण माना। आज तक सिंपल कविता, सामान्य कथन की कविता, जैसे आहा ग्राम जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सबका वन चाहे, थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है। पंत की यह कविता एक मनोवृत्ति, एक भाव, एक संवेग को लेकर चलती है और इस एक मनोभाव, एक इंपल्स, एक संवेग, एक चित्तवृत्ति को डिस्टर्ब करने वाली, उसमें अव्यवस्था उत्पन्न करने वाली, अन तमाम सामाजिक संदर्भों से उसे काटती है, इसलिए वह इकहरी है, उसमें जटिलता नहीं है। आइए रिचर्ड्स ने जटिलता को काव्य का गुण माना, उसे श्रेष्ठ कविता माना। लेकिन उन्होंने यह बताया कि पाठक जैसे ही उस काव्य को अन्य प्रासंगिक संदर्भों की संदर्भ भावना के प्रकाश में एक भिन्न दृष्टिकोण से पढ़ता है तो स्पष्ट हो जाता है कि कवि ने जानबूझकर या अनजाने ही उन विषमवादी अनुभूतियों का तिरस्कार किया है, निषेध किया है, उसे अलग थलग रखा है, जिसके सहयोग से कविता अधिक प्रभावशाली बन सकती थी, किंतु उसका वहां पर अभाव दिखाई पड़ता है। इसके विपरीत अंतर्वेशी काव्य में उसका पूर्ण समाहार होने के कारण वह श्रेष्ठ होती है। आप एक सरल और स्पष्ट उदाहरण लें और इसके साथ ही मैं अपने पूरे व्याख्यान को समाप्त करने की भी कोशिश करूंगा। इसका एक सरल और स्पष्ट उदाहरण आप देखें तो दिनकर द्वारा गांधी जी के हत्या पर रची गई एक कविता, एक शोक गीत, और निराला के सरोज स्मृति की आप तुलना करें तो आप पाएंगे कि दिनकर की कविता में दुख है, रोदन है, एक तरह का शोक है, और दुख, रोदन
और उस शोक को बांधने वाले रूपकों की एक घटाटोप है। वहां एक आपको भाव विह्वल कंठ की आतुरता दिखाई देगी, वह एक शोक कथा भी है। किंतु महात्मा की हत्या के परिणाम स्वरूप उपजे अकल्पनीय त्रासदी और विडंबनात्मक असंभाव्यता को अंजाम देने वाले उन अन्य संभावित पक्षों से कविता अपने आप को अलग रखती है, जिससे कि कविता की जटिलता में वृद्धि हो सकती थी और जो काव्य के प्रभावोत्पादकता को अधिक सांद्र और गहरा बना सकते थे। दूसरी ओर निराला की सरोज स्मृति भी एक शोक गीत अवश्य है, किंतु अपने सभी प्रासंगिक अनुषंगों के साथ उसमें व्यंग है, उसमें विद्रूप है, उसमें निराला के आत्मधिक्कार का भावबोध भी है। वह केवल दुख की ही नहीं, दुख से मुक्ति की भी कविता है। वो सिर्फ दुख की अभिव्यक्ति की नहीं, बल्कि दुख से अतिक्रमण की भी कविता है। सरोज का जन्म, लालन पालन, निरानंद संपादकों का रचनाओं के द्वारा लौटा दिया जाना, साथ ही हो इसी कर्म पर वज्रपात जैसा आत्मधिक्कार, इसके साथ ही सरोज का उद्दाम श्रृंगार, धन्य में पिता निरर्थक था, तेरे हित कुछ कभी कर न सका का यह जो विडंबनात्मक बोध या विरोधाभास, और इसके साथ साथ मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश का यह जो बोध है, यह बना हुआ है। यह कुल मिलाकर निराला का सरोज स्मृति एक शोक गीत होने के बावजूद कवि कर्म की निष्फलता, लेकिन इसके साथ साथ जगत और जीवन को फल फूल देने का बोध और फलित होगी यह छवि का एहसास, ये तमाम वे अनुसंग हैं जो दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, जो यह जो केंद्रीय भाव है शोक का, उसे और भी ज़्यादा संघनित करते हैं और भी ज़्यादा सांद्र बनाते हैं। इस प्रकार आइए रिचर्ड्स ने जटिल कविता और सरल कविता के बीच फर्क करने की दृष्टि ही हमें नहीं दी, बल्कि यह बताने में भी कामयाब रहे कि वही काव्य श्रेष्ठ काव्य होता है जो विषमवादी तत्वों को, विषमवादी ऐषणाओं और अनुभूतियों के बीच एक संतुलन और सामंजस्य स्थापित करते हुए मानव मन को सुख और चैन प्रदान करने में समर्थ होता है। और इस तरह मनोविज्ञान की जमीन पर उतरकर आधुनिक विज्ञान के द्वारा दी गई चुनौतियों का सामना आइए रिचर्ड्स ने किया और अपने विरोधियों को माकूल जवाब भी दिया।